विद्यार्थियों, जैसे कल अपन इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। आज इंटर स्पेसिफिक रिलेशन की अपन बात करेंगे कि जीवों की दो अलग अलग जातियों में दो या दो से अधिक जातियों में जो एक ही वातावरण में रहते हैं या परिवेश में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस संबंध में अपन मुख्य रूप से जो एक दूसरे के जातियों के मध्य जीवन में जो संबंध पाया जाता है उसको निम्न टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे दोनों के मध्य उदासीनता का संबंध हो सकता है, सहजीवन का संबंध हो सकता है, विरोधी सहजीवन का संबंध हो सकता है। उदासीन न्यूट्रलिज्म में दोनों जातियों के जीव परस्पर एक साथ तो रहते हैं, लेकिन दोनों को ना तो लाभ होता है ना ही क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति वो उदासीन रहते हैं। सहजीवन में यह सहजीवन का शाब्दिक अर्थ है वो लाइव टुगेदर, साथ रहने से अर्थ है। एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं और एक दूसरे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का सहजीवन पाया जाता है। इसमें सबसे पहला जो है अपन सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। दो या अधिक जातियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है ये। इसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरे को कोई लाभ भी नहीं होता है, हानि भी नहीं उठानी पड़ती। यानी एक को लाभ है, दूसरे के कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमनसेलिज्म विद कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं ओपेलाइना जो प्रोटोजोआ का जंतु है, वो मेंढक की आंत में सहभोजी सिम्बायोसिस कॉमनसेलिज्म के रूप में जीवन व्यतीत करता है। इसमें ओपेलाइना को फ़ायदा है कि उसको आश्रय मिलता है, लेकिन मेंढक को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। मनुष्य के आंत के निचले भाग में जैसे ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई नामक बैक्टीरिया सहभोजी के रूप में रहते हैं, जिससे आधारी जीव मनुष्य को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार एकाइनिस रेमोरा सक्रिफिस जो होती है, ये शार्क मछलियों पर इसके डोर्सल फिन जो शक्कर के रूप में होता है से चिपकी हुई पाई जाती है। इससे शार्क व कछुए जहाँ ये चिपकी हुई पाई जाती है उनको कोई नुकसान नहीं होता है। और ये जो रेमोरा इकिनीज है, इनको जब ये बड़ी जीव शिकार करते हैं तो बच्चे कुचे पदार्थ इनको मिल जाते हैं और स्थान परिवर्तन का भी इनको लाभ मिलता है, नई जगह जाने का मौका मिलता है। इसी तरीके से व्हेल के शरीर पर बोर्निकल्स चिपके पाए जाते हैं, जिससे व्हेल को कोई नुकसान नहीं होता है। हर्मिट केकड़ा यूपेगरस जो है घोंघों के खाली कवचों में घुस जाता है और इसी कवचों के ऊपर एडम्सिया स्लेंटेट्रा भी चिपके रहते हैं। केकड़ा जब इसके अंदर रह के गति करता है तो स्थान परिवर्तन का एडम्सिया को फ़ायदा होता है और इनको दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। स्थान परिवर्तन का फ़ायदा एडम्सिया को मिलता है, इससे केकड़े को कोई नुकसान नहीं है। समुद्री एनिमोनों के टेंटाकल्स होते हैं, उसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन अक्सर मछलियाँ इससे दूर रहती है। लेकिन क्लाउन फिश एम्फिप्रियन ज़ैंथेरस एक मछली होती है जो इन एनिमोन के टेंटाकल्स के बीच में सुरक्षित रहती है।
इससे टेंटकल्स और या सी एनिमल को इससे कोई नुकसान नहीं होता है और इसको सुरक्षा मिल जाती है मछली को, क्लाउन फिश को। ऑर्किड इसी तरीके से बड़े पादपों पर पनपते हैं। ये परजीवी नहीं होते और जीवन के लिए आवश्यक जल है ये अपने जड़ों से वेलेमन टिश्यू के द्वारा प्रकृति से ले लेते हैं, वातावरण से, लेकिन इससे उनको कोई नुकसान नहीं होता है पौधों को। मेना व बगुले, केटल, इग्रेट जो है ये जैसे पशु चरते रहते हैं तो उनके आसपास मंडराते रहते हैं, जो इनके आसपास कीट पतंगे होते हैं उनको खाते रहते हैं। इससे पशुओं को इनका कोई नुकसान नहीं होता है। बंदर पेड़ों पर और इधर उधर वनस्पतियों को खाते हैं तो इनके जो टुकड़े नीचे गिरते हैं उनको हिरन, वन्य जीव उन पर पोषण करते हैं, इससे भी उनको कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार के कॉमन सेलिज्म से भोजिता में एक को फ़ायदा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। दूसरा है अपना टॉपिक, वो है सह उपकारिता, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों सदस्य एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है म्यूचुअलिज्म का वो लाइकेन है, जिसमें एक शैवाल और कवक जो है एक साथ पाए जाते हैं। शैवाल जो है हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और कवक फंजाई के जो धागे हैं वो जल व कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार लेग्यूम कुल के पादपों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरकारक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम रेडिसिकोला जो है ये नोड्यूल के रूट नोड्यूल में आवास करता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है, जिससे पौधों को भोजन प्राप्त होता है और इनको आश्रय मिलता है। इससे दोनों को फ़ायदा है। इसी तरीके से दीमक में भी सेलुलोज का पाचन करने के लिए इसके अंत में स्पाइरोकीट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो सेलुलोज को ग्लूकोज में तोड़ते हैं और वायवीय शोषण से एसीटेट में बदलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे मेज़बान होस्ट को एसीटेट का वायवीय शोषण पर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें बैक्टीरिया को जो है सेलुलोज का पाचन करके अवायवीय शोषण द्वारा शोषण करते हैं और ये एसीटेट जो है ये वायवीय शोषण में मूल जीव, मेज़बान जीव द्वारा इसमें उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जुगाली करने वाले जीवों में भी इसी तरीके से जैसे गाय, भैंस, हिरण, बकरियां हैं, इनके सेलुलोज का पाचन करने के लिए इनके अमाशय के रूमेन में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं और उनको आश्रय हुए भोजन वो वहाँ से ग्रहण करते हैं। इससे एक दूसरे को दोनों को फ़ायदा होता है। इसी प्रकार फाइसेलिया प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वार से मछलियाँ अक्सर दूर रहती है, लेकिन एक मछली नोमियस इसके घातक टेंटकल्स के बीच में भी सुरक्षित मिलती है, पाई जाती है। जब भी कोई नोमियस मछली बाहर वातावरण में पहुंचती है और उसके दूसरी मछली पीछा करती है तो ये तुरंत फाइसेलिया के टेंटकल्स में घुस जाती है और वो दूसरी मछली जो पास में आती है तो फाइसेलिया उसका शिकार कर लेता है। इस प्रकार नोमियस मछली को इसका आश्रय मिलने से सुरक्षा होती है और फाइसेलिया को दूसरी मछली पास आने से भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा होता है। इसी प्रकार डेयरी एंट चैंपा एम्फिड का पालन करते हैं, जो कि पौधों से
पौधों के फ्लोएम से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। और एम्फिड से चींटियाँ जो है हनी ड्यू शुगर लेयर प्राप्त करती है, जो प्रोटीन और शर्करा युक्त होता है। इस प्रकार चेम्पे जो है चींटियों की गाय एंट काऊ कहलाते हैं, एफिड एंट काऊ कहलाते हैं। इन्हें चींटियों से सुरक्षा मिलती है और चींटियों को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, एक दूसरे को फायदा होता है। इसी तरीके से पैरामीशियम में क्लोरेला शैवाल व हाइड्रा में जू क्लोरेला शैवाल पनपती है, जो जंतु को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करती है। और शैवाल जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके फोटोसिंथेसिस करता है। इस प्रकार एक दूसरे को पूरा सहयोग मिलता है, यानी म्यूचुअलिज्म में दोनों का सहयोग होता है और लंबे टाइम तक संपर्क रहता है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटो कोऑपरेशन, जिसमें दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और साथ नहीं रहते हैं तो भी इनसे इनके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सी एनिमोन एडम्सिया जो है और हर्मिट क्रेब जो है, ये एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं घोंगे के कवच पे। यदि ये स्वतंत्र है तो भी एक दूसरे को कोई जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पास में तो एक दूसरे को फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार का संबंध इसमें निर्भरता भी नहीं होती है, साथ होते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है। इसको प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। अगला जो है अपना टॉपिक विरोधी से जीवन। दो जातियों के मध्य इस प्रकार का संबंध जिसमें एक दूसरे को हानि पहुंचाने का उद्देश्य होता है। इस प्रकार में सबसे पहला जो है परजीविता। परजीवी एक जीव दूसरे जीव पर परजीवी के रूप में पाया जाता है, जैसे कि खटमल है, जूं है, हिरिडोनेरिया है, जो कि जिस प्राणी के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है इससे उसको नुकसान होता है। पौधों पर मिलने वाले निमेटोड पादपों के परजीवी है। अमरबेल दूसरे तने पर पाया जाता है तो वो परजीवी है। इससे एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को पक्का नुकसान होता है। मुख्य चीज़ ये है। तो परजीविता एक प्रकार का ये भी संबंध है। दूसरा है परभक्षण, प्रीडेशन। परभक्षण से आशय किसी जंतु को मार कर खाना है। परभक्षी और परजीवी में फ़र्क है। परजीवी उस पर कुछ मात्रा में भोजन प्राप्त करता है, जिससे उस जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन परभक्षण में उस जीव को नष्ट कर दिया जाता है। शिकार के द्वारा अपने प्रे को मार कर खाया जाता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि परजीवी आतिथ्य की आमदनी पर जीता है, जबकि शिकारी परभक्षी आतिथ्य की पूंजी पर जीता है। अनेक मांसाहारी जीव इसी के उदाहरण हैं। अनेक कीट जैसे ड्रैगन फ्लाई, मेंटिस, रोवर फ्लाई, ये भी दूसरे जीव को मार कर खाते हैं। बाघ, चीता, सिंह, तेंदुआ, जुगवार, भेड़िया, करेंकल, बिल्लियाँ, बाज आदि सभी शिकारी जीव जो होते हैं दूसरे को खाकर मार कर खाते हैं। इसी प्रकार कुछ पादप भी शिकारी होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए कीड़ों का शिकार करते हैं, जिसमें कि ब्लैडर वॉट यूट्रिकुलेरिया, गट पादप पिक्चर प्लांट नेपेंथिस, ड्रोसेरा सनड्यू ड्रोसेरा ऐसे कीट बक्सी पादप हैं। कुछ फंगस भी है जो अपना माइसेलियम इस तरीके से बुनते हैं कि शिकार को फंसाती है। कीड़े मकोड़े निमेटोड से शिकार करती है। अगला जो अपना मुख्य बिंदु है वो परजीविता, एंटीबायोसिस। इसमें वो सीधा प्रभाव ऋषि ऊपर नहीं डालता है, बल्कि
कोई जीव ऐसे केमिकल रसायन उत्प्रेषण करते हैं जिससे कि प्राप्तकर्ता को नुकसान पहुंचता है। इसको एलिलोपैथिक एजेंट कहते हैं। जैसे कि क्लोरेला वल्गेरिस एक शैवाल होता है जो बैक्टीरियोसाइड स्रावित करता है जिससे बैक्टीरिया का नाश हो जाता है। माइक्रोसिस्टिस ब्लूग्रीन एल्गी के ब्लूम जो है हाइड्रोक्सिल एमाइन जैसा विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं जो मछलियों को ऐसे जल या मवेशियों को ऐसा जल पीने पर उनको नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही दक्षिणी अफ्रीका में विशेष प्रकार की शेपेरेल वनस्पतियाँ मिलती है जो एक रसायन मृदा में छोड़ती है जो अन्य वनस्पतियों का अंकुरण निरोधित हो जाता है। कभी जब आग फैलती है तो इस रसायन का प्रभाव समाप्त होता है और नई वनस्पति पनप जाती है। अदरवाइज विशेष प्रकार की वनस्पति सेपरेल वनस्पतियाँ ही पाई जाती है। इसी तरीके से अगला जो अपन टॉपिक है वो है स्पर्धा कंपटीशन। दो जातियों के लिए भोजन के लिए मुख्य रूप से एवं आवास के लिए स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। एक जंतु जिस प्रकार के आवास में रहते हैं उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, प्रियावास कहते हैं। और परंतु क्रियात्मक आवास जहाँ वो ज़्यादा फंक्शनल हैबिटेट होता है उसको निक कहते हैं। कोई भी दो जातियाँ एक दूसरे के निकेत की भागीदारी नहीं करती है। ऐसे में यदि ऐसा होता है तो दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों को हानि होती है। ऐसे एक जाति का एक्सप्लॉयटेशन होता है और स्थान छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिनके माध्यम से इन जीवों के मध्य परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होती है और इसके माध्यम से ये उस पर्यावरण हैबिटेट में अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अनेक पर्यावरणीय कारक का अपन ने इस अध्याय में अध्ययन किया है और इससे अपन समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव और एनवायरनमेंट एक दूसरे से परस्पर संबंध बना के रखते हैं और वो अपने उस आवास में वो जीवित रह पाते हैं और जीवित रहने के दौरान किस प्रकार वो अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये एक दूसरे का परस्पर संबंध पाया जाता है। अपन स्वैच्छिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो इससे किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी उपस्थिति, किसी भी जीव की उपस्थिति, किसी भी वस्तु या पदार्थ की उपस्थिति उसके पर्यावरण को प्रभावित करती है। आज अपन देख रहे हैं कि पर्यावरण में विकसित जो देश हैं वो औद्योगिक रूप से विकसित होने के कारण ही विकसित कहलाए और उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य कार्बन एमिशन अधिक मात्रा में किया जाता है, इसका भुगतान सभी देशों को, सभी प्रकार के वातावरण को, सभी प्रकार के देशों को इसका भुगतान करना पड़ता है। अच्छा, अर्थात विकास में जो मुख्य ऊर्जा का उत्पादन किया या इकोनॉमिक रूप से कोई भी राष्ट्र मजबूत हुआ तो वो उसका अपना व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, जबकि वातावरण को समान रूप से उससे जो नुकसान होता है उसकी हानि सभी को भुगतनी पड़ती है। तो ग्लोबल विलेज के रूप में आज वर्ल्ड के अंदर ये फिनोमिना है
और आज पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकास में आप एक कंपटीशन दूसरे देश से करते हैं तो अन्य देशों को भी जो इसमें निरपेक्ष हैं लेकिन वो भी समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि वर्ल्ड के अंदर अपने इस सुंदर पृथ्वी पर रहने वाले सभी देशों को एकजुट होकर ऐसी सोच विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विकास सस्टेनेबल हो, पृथ्वी पर जीवों की व मनुष्यों की उपस्थिति से जो पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है उसका आकलन सही तरीके से करके इस प्रकार की नीतियाँ निर्धारण करने की आवश्यकता है जिससे उसका जीवन निरंतर चलता रहे। आज सर्वशक्तिमान होने का दावा आप करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप बहुत अधिक नुकसान किया है इस पृथ्वी पर। आज उन विचारों की आवश्यकता है जो इस सिद्धांत पर कायम रहे कि हम इस विश्व में एक ट्रस्टी हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, सभी की भागीदारी है, सभी इसके हिस्सेदार हैं, सभी को इसका अपना अपना दैनिक जीवन या किसी भी जीव को अपना जीवन चलाने का अधिकार है। आप एकाधिकार नहीं कर सकते। तो इस भागीदारी की सोच का विकास होगा तभी इस विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं नहीं होगी, विभिन्न प्रकार के रोग नहीं होंगे और उन रोगों को लड़ने की एक सामूहिक सोच विकसित होगी। ऐसी सोच की आज आवश्यकता है। हम विचार कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी जो है इस सोच को आगे बढ़ाएगी और पृथ्वी पर अपने जीवन को निरंतर चलाए रखने का आंदोलन करने पर तत्पर होगी। जय हिंद।